So hi everyone, I hope you are all doing very nice. Welcome to my channel Social Science Stories. I am Tanvi Sachan here and today we are going to study about French Revolution Part 1. पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो मैं इसको 2-3 वीडियोस और लूंगी. ऑलमोस्ट 4 टेंटेटिवली वीडियोस में सम अप करने की पूरी कोशिश करूंगी. ये बहुत जनरलाइज सा टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये उनकी टेक्स्ट बुक में है. अगर आप बहुत क्यूरियस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री जानने के लिए, तो व्हाई नॉट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लुक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या थ्योरी रही थी, क्या क्या थिंकर्स ने फिलॉसफी दी थी, जितनी भी आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव आइडियाज कैसे इमर्ज होकर हमारे सामने आए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच से हमें पता चल रहा है कि ये कंट्री का नाम है फ्रांस, पर रेवोल्यूशन का क्या आपको आइडिया है? तो रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है जहां पे किसी कंट्री के लोग अपनी करंट रिजीम से दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वांटेड अ चेंज. सो वो वहां पे भी सेम हुआ था कि फ्रांस के लोग अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं थे, इसलिए उन्होंने चेंज लाने के लिए ये रेवोल्यूशन अपनी कंट्री के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके, ये बेस्टाइल डे जो कि हम अब पढ़ने वाले, बेस्टाइल एक वहां पे फोर्ट कम प्रिजन था. और बेस्टाइल वहां पे इसलिए पॉपुलर था क्योंकि लोगों का ये मानना था कि जो किंग की सारी पावर है वो कहां पे कंसंट्रेट है, मतलब वो कहां से मैनेज करते हैं अपनी पावर को. बेस्टाइल. अब आप पूछेंगे कि बेस्टाइल कहां पे था, तो बेस्टाइल एक फ्रांस के ईस्टर्न साइड पे पेरिस में एक फोर्ट कम पैलेस था, जो कि ये इवेंट प्लेस करता है 14 जुलाई 1789 को. इस टाइम तक आते आते, और ये मार्क भी होता है कि यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब इमर्जेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14 जुलाई 1789. इस दिन लोग बहुत एग्रेशन में थे, बहुत फ्यूरियस थे. क्या क्या रीजन थे फ्यूरियस होने के, कॉजेस, ये हम आगे पूरे चैप्टर में कवर करेंगे. पर आज हम पढ़ रहे हैं द बेस्टाइल, क्योंकि एक फ्लैशबैक स्टोरी में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ. तो लोग सड़कों पे आ गए थे पूरा, उनको बहुत एग्रेशन था कि अब तो आज हम कैसे भी करके आज की करंट रिजीम जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, किसकी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी. और उस टाइम पे जो रूल कर रहा था उस राजा का नाम था लुइस 16. तो लोग बहुत नाखुश थे अपने किंग से, और उन्होंने पूरा ठान लिया था कि ये किंग को हम डिस्प्लेस करेंगे, उसको यहाँ थ्रोन से हटा देंगे. सड़कों पे उतर आए थे. तो राजा को जैसे इस चीज की खबर पड़ती है कि लोग मेरे सड़क पे उतर आए हैं, वो रिबेल करने जा रहे हैं, तो वो क्या सोचता है कि ठीक है, मैं भी अपने ट्रूप्स को भेज देता हूँ. अब ऐसा ही एक र्यूमर फैल जाता है लोगों के बीच में कि राजा ने अपने ट्रूप्स को ये कहा है कि आप ओपन फायरिंग कर दो लोगों में. तो लोग इससे बहुत ज्यादा और एग्रेशन में आ जाते हैं और वो मूव कर जाते हैं बेस्टाइल की तरफ. जब वो बेस्टाइल जेल में जाते हैं तो वो वहां पे 7 प्रिजनर जो कि ऑलरेडी वहां पे इम्प्रिजन थे, उनको सबसे पहले रिलीज करते हैं. वहां के कमांडर को वो मर्डर कर देते हैं. और ऑब्वियसली लोग अनआर्म्ड लड़ रहे थे सड़कों पे, जो भी उनके घर में था वो सब लेके, चाहे आपका बेलन था, कुछ भी औरतों के पास, वो सब लेकर निकले पड़े थे. पर अब आप ये सोचिए कि आप बेलन से या किसी ऐसी चीज से लड़ तो नहीं सकते एक राजा से जिसके पास बहुत सारे आर्म्स मौजूद है. आर्म्स से मेरा मतलब है कि वेपन्स. ऑलराइट, तो वेपन्स मौजूद है, आप उससे इस तरीके तो लड़ नहीं सकते. तो लोगों ने क्या यहाँ पे सोचा कि हम इस फोर्ट में बहुत सारे वेपन, अनहोर्डेड वेपन्स भी मौजूद थे, हम वहां से जाके इसको ले लेते हैं. वहां से बेस्टाइल से सारे वेपन्स उठाने के बाद किंग को ये पता चल जाता है, अब उसका कमांडर भी मर्डर हो गया है, जो 7 प्रिजनर्स थे वो भी अब रिलीज हो गए. तो किंग को ये आइडिया हो जाता है कि इस टाइम का जो रेवोल्यूशन है ये छोटी मोटी रिबेलियस नेचर नहीं है लोगों का, कि छोटी मोटी बगावत नहीं है कि जो कि अब आराम से खत्म हो जाएगी. ये दिन जैसे ही खत्म होता है, इस दिन के अगले दिन से लोग जो आर्टिशियंस थे, वहां के मर्चेंट्स थे, जितनी भी तोड़फोड़ उन्होंने बेस्टाइल में मचाई थी, वहां के सारे जो थ्रैशर्स थे वो उठा के लाते हैं और उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं मार्केट में. अब आप सोचेंगे कि टूटी फूटी चीजें क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उससे ये एक तरीके का सिग्निफिकेंस दिखाना चाह रहे थे. सोवेनियर वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है. सोवेनियर होता है एक मेमोरी, कि यहां से हम मार्क करते हैं कि फ्रांस के राजा की हार शुरू हो गई थी 14 जुलाई 1789 से, जो कि बेस्टाइल में जाके लोगों ने पूरा तोड़फोड़ मचाई थी. तो यहां से फ्रांस के राजा की हार शुरू हो गई थी, जो उसका डेस्पोटिक रूल था,
वो अब यहां से डिट्रॉइट होना शुरू हो जाएगा। डिस्पोटिक रूल ऐसा रूल होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन करा था, कि जहां पे किंग अपने लोगों को डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करता। तो ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जानने के लिए। फ्रांस सोसाइटी 1789 से पहले ओल्ड रिजीम कहा जाता था, ओल्ड रिजीम जहां पे किंग का रूल था। बट हम पढ़ेंगे ओल्ड रिजीम्स में क्या ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करा गया था जो लोग बहुत मिजरेबल कंडीशन में रहते थे, और उन्होंने ये रेवोल्यूशन हमें इंट्रोड्यूस करा, जिससे कंट्रीज के बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स निकल के आए, और उनके जो आइडियाज, हम जो पॉलिटिकल फिलोसफर थिंकर्स थे, और आज की जो डेमोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव और ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल फॉर्म्स हमें पता है गवर्नमेंट की, वो हमें मिली। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द 1789, जो कि ओल्ड रिजीम भी कहा जाता है, वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट was comprised of clergy. Clergy में यहाँ पे आप समझ गए होंगे, the people who were directly connected to the states, means fathers and bishops. Second state nobility, जो कि किंग के पब्लिक अफेयर्स वगैरह संभालते थे कोर्ट वगैरह में। थर्ड स्टेट्स में हम कहेंगे कॉमनर्स। कॉमनर्स में कौन कौन लोग आते हैं? जो इन दो के सिवा बचते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग थे, विच मीन्स बिजनेसमैन, पीजेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, लैंडलेस लेबर्स एंड एवरीवन। इसमें हम बोल देंगे कि विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड, जितने भी ओल्ड एज के लोग थे वो सारे आते थे। अब जो ये 3 स्टेट जो डिवाइडेड थी ना, इनका सबसे बड़ा लॉस और प्रॉफिट क्या था? जो अपर 2 स्टेट्स थी, ओनली दीज 2 स्टेट्स वर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्स, और जो ये एक स्टेट थी, थर्ड स्टेट, सारे टैक्स का बोझ किस पे जाता था? इन्हीं लोगों पे। ये दोनों को टैक्स नहीं पे करना होता था, और ये कंप्राइज करते थे 80% ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। तो आप समझ लिए इनकी हालत कितनी खराब होती थी कि कहीं पे भी कुछ लड़ाई हुई, फ्रांस ने हेल्प करी दूसरी कंट्री की, चलो जी टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, तो कौन टैक्स पे करेगा? थर्ड स्टेट। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस का गुस्सा था, फ्रांस के लोगों का गुस्सा था, वो जायज था, वो फालतू में नहीं उतर गए थे कि हम रेवोल्यूशन करेंगे। अब जो 2 तरह के टैक्स थे जो थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने होते थे, वो थे टाइड एंड टेल। टाइड जो कि डायरेक्टली चर्च को पे करते थे, यहाँ पे चर्च जितनी भी प्रेयर्स को कंडक्ट करती थी उनको आराम से मैनेज करने के लिए, और जो टेल था वो डायरेक्टली स्टेट को पे करा जाता था, क्योंकि स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी पेमेंट, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोर्ट वगैरह के काम होते थे वो बिल्कुल फ्लॉलेसली आराम से स्मूथली चलते रहे, उस फंक्शन के लिए ये टैक्स था, टेल एंड टाइड। स्ट्रगल टू सर्वाइव नेक्स्ट टॉपिक है। अब उनको किस तरीके का स्ट्रगल हो रहा था? जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसमें एक ह्यूज राइज हमें देखने को मिलता है। 23 मिलियन पॉपुलेशन थी 1715 में, और इसका एकदम से राइज हो जाता है 28 मिलियन पॉपुलेशन 1789 में। जब ये पॉपुलेशन का राइज होता है तो फूड सप्लाई डिमांड भी राइज हो जाती है। अब लोगों का वहां पे स्टेपल फूड क्या था? ब्रेड। जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता है, लोगों में बहुत टेंशन आ जाती है, क्योंकि जो भी जितने भी वर्कर्स थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, वो कहां पे काम करते थे? वो कॉमन वर्कशॉप्स में काम करते थे। अब वर्कशॉप में काम करने वाले का जो सैलरी होती थी वो उतनी ही रहती थी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होती थी। अगर टैक्स बढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था कि उसी सेम वेजेस में उनको ये सारे टैक्स भी पे करने हैं, उन्हें घर का काम भी करना है, सारा राशन जितना भी इकट्ठा करना है, अपनी फैमिली को भी फीड करना है। तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो गया था, एक कॉमन लिवलीहुड जो चीज थी उनको इकट्ठा करने में। इसी चीज के लिए हमने यूज करा है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये बुक में भी रिफर करा गया है टर्म। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस होता है जहां पे जो कॉमन लोग होते हैं उनकी बेसिक नीड्स, बेसिक लिवलीहुड नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है, जो कि क्या है हमारी बेसिक नीड्स? फॉर एग्जाम्पल फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। हम इन तीनों चीजों को फुलफिल करने में अनकैपेबल रहते हैं, और इस वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आते हैं। आज हमने इस लेक्चर को पढ़ा है उनके सब्सिस्टेंस क्राइसिस तक। अब हम कल इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम सारे और भी ट्रेसेस पता करेंगे जितने फ्रेंच रेवोल्यूशन में रहे थे, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स बनते हैं प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑन माय चैनल।
ऑल द बेस्ट। प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। बाय।